स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच हिंदी साहित्य में हिंदी काव्यगत सौंदर्य बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, उसको हम अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलंकार। माने ऐसे शब्द, शब्दों की ऐसी रचना, ऐसा उसकी व्युत्पत्ति, ऐसा विन्यास, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वर्ड जो कि काव्य को, कविता को, छंद को, गायन को और भी सुंदर बना दे, उसको हम कहते हैं अलंकार, ऑर्नामेंट, ठीक है। लेकिन कविताओं का ऑर्नामेंट क्या होता है? अलंकार। आप ज्वेलरी समझ जाइएगा। आप देखें, आइए शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में पहला है सिमिली। सिमिली को अगर आप समझना चाहें तो हिंदी में उसको उपमा अलंकार कहते हैं। अब आप उपमा अलंकार के बारे में जानते होंगे, जहां पर किसी वस्तु की किसी से तुलना की जाए। लेकिन सिर्फ इतना जान लेना जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु की किसी से तुलना की जाए। तब और क्या जानना है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। माने ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर जो कंपैरिजन किया जाएगा, तो तुलना की जाएगी, मुकाबला होगा, जो कंपटीशन होगा, एक ही कैटेगरी की वस्तुओं में नहीं होगा, उनकी कैटेगरीज अलग अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया यू आर लाइक योर ब्रदर, यू आर लाइक पीएम, यू आर लाइक सर्वर। अब मैंने आपकी तुलना आपके ब्रदर से कर दी, पीएम मोदी से कर दी, एक सर्वेंट से कर दी, एक मिनिस्टर से कर दी, बट यू बोथ आर इन अ सेम कैटेगरी, यू बोथ आर लिविंग थिंग्स। तुम भी, तुम्हारे भाई भी। इसलिए ये जो होगा, मैं अगर कहूं यू आर लाइक योर ब्रदर, आप अपने भाई के जैसे हैं, इसको आप सिमिली में कभी भी भूलकर मत लीजिएगा। मतलब यहां पर जो तुलना की जाएगी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में की जाने वाली है। और दूसरी बात, इनमें ये वर्ड देखो, एज, लाइक और सो, ये तीन वर्ड कंपल्सरी रहेंगे ही, तीनों नहीं, इन तीनों में से कोई एक रहेगा तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तब आप वहां पर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दिस इज द सिमिली। अब एग्जांपल आप देखें यहां पर, ही इज लाइक ए स्टार इन हिज फैमिली। ही इज लाइक अ स्टार, वह अपने परिवार में स्टार है, स्टार जैसा है, स्टार के जैसा है। अब माने वहां यहां पर ही की तुलना स्टार से की गई है, इसलिए और वर्ड आया है लाइक। कंपेयर करने के लिए इन तीन वर्ड में से कोई ना कोई एक वर्ड मिलेगा, या तो एज, या तो लाइक, या तो सो। यहां पर क्या आया है? लाइक आया है, इसलिए यहां पर 100% सिमिली हो जाएगा। ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता दूं। पहले या तो एक लाइन दी जाएगी और उसमें आपको बोला जाएगा नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। जो नीचे लाइन दी गई है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, उसका आप नेम कीजिए, नाम दीजिए उसको, कौन सा नाम है, और फिर एक्सप्लेन कीजिए। अब इस सेंटेंस आपको आ गया, ही इज लाइक अ स्टार इन हिज फैमिली। वह अपने परिवार में तारे जैसा है, स्टार है। तो यहां पर लिखेंगे, नाम क्या लिख देंगे? सिमिली। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ही इज कंपेयर्ड विथ स्टार। ही इज, कॉमा देना, कंपेयर्ड विथ स्टार, या कंपेरिजन इज मेड बिटवीन ही एंड स्टार। यहां पर वह और स्टार के बीच में कंपेरिजन किया गया है, इसलिए यहां पर सिमिली है। तो आपका ये हो गया पहला पॉइंट सिमिली का। आइए दूसरा देखते हैं, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर को हम बोल सकते हैं मेटाफर इज ए इंप्लाइड सिमिली। यह सिमिली ही है, मेटाफर भी सिमिली है, बस अंतर क्या होता है, यहां पर जो क्वालिटीज होती है, एक की क्वालिटी दूसरे को दे दी जाती है, कंपेयर नहीं करते। दूसरे एग्जांपल में आप समझ जाएंगे, ही इज द स्टार ऑफ फैमिली। वह अपने परिवार का स्टार है, स्टार जैसा नहीं। अब उसको स्टार का क्वालिटीज दी गई है, उसको जो भी होगा ये पर्सन है, इसको किसकी क्वालिटी दी गई है? स्टार की। माने जो क्वालिटीज स्टार में होती है वह इसमें है। ही इज स्टार ऑफ हिज फैमिली।
दूसरा एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप वाज द लॉयन ऑफ बैटलफील्ड। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि के शेर थे। अब यहां अगर मैं कहूं युद्ध भूमि में शेर जैसे थे तो सिमिली बोलना, और मैंने बोला युद्ध भूमि के शेर थे, मतलब महाराणा प्रताप में शेर की क्वालिटी देखी जा रही है। शेर में जो क्वालिटी हो रही है, लॉयन में जो भी क्वालिटीज होती है, वह महाराणा प्रताप में देखी जा रही है, इसलिए हो जाएगा मेटाफर। तो यहां पर वैसे है ही इज स्टार ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार का स्टार है। बात समझ आई? तो यहां पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों देखो, ये सिमिली है और ये इंप्लाइड सिमिली है। एक नाम और याद रखना, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली। मेटाफर एक प्रकार का सिमिली है। मेटाफर यह है उपमा अलंकार, और सॉरी सिमिली है उपमा अलंकार, और मेटाफर रूपक अलंकार है। इसमें किसी को किसी का गुण थोप दिया जाता है, वह गुण बता दिया जाता है, उसके जैसा नहीं बल्कि वही। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटाफर। दो फिगर आप इस बीच आपके हो गए। ऐसे अपने टेक्स्ट बुक में जाकर के सारी पोएम खोल के बैठ जाइए, ऐसे ही एग्जाम्पल निकाल निकाल के उसे आप पुट डाउन कर लो, लिख लो कॉपी में, सब कंफर्म हो जाएगा आपका। अब आइए देखते हैं तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। अब ये क्या होता है? मानवीयकरण क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी। लाइफलेस थिंग इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, ध्यान रखना वर्ड पर। माने ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां पर किसी निर्जीव को ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाए, सजीव को नहीं, लाइफलेस निर्जीव को। एग्जाम्पल देखना थर्ड में, नेचर माइट स्टैंड अप। नेचर माइट स्टैंड अप। अब स्टैंड अप उड़ जाना, उभर जाना, खड़े हो जाना कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग। किसको बताया गया? नेचर को। मतलब नेचर इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, नेचर इज एक्सप्रेस्ड एज ए ह्यूमन, नेचर इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्टैंड अप। माने यहां पर नेचर को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और एग्जाम्पल ढेर सारे कर सकते हैं, जैसे द डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन। डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन, यहां पर ओशन की वेव्स को डांसिंग क्वालिटी दी गई है। डांसिंग क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की है। ओशन क्या है? ओशन वेव्स क्या है? ये लाइफलेस निर्जीव चीज है। जब निर्जीव चीज को, किसी निर्जीव चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाएगी, तब आप उसको बोलेंगे कि यहां पर्सोनिफिकेशन है। तो एक एग्जांपल आपने यहां देखा, नेचर माइट स्टैंड अप, और दूसरा बताया क्या? मैंने क्या बताया? डांसिंग वेव्स ऑफ द ओशन। ये दोनों आपके पर्सोनिफिकेशन हो गए, पक्का। और लिखोगे, अच्छा ये देखो अगला एपस्ट्रॉफी। ये एपस्ट्रॉफी क्या होता है? इसमें भी कुछ लेसन पर्सोनिफिकेशन जैसा आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? इसमें जब किसी निर्जीव चीज को आप एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे एज ए लिविंग थिंग, है वस्तु आपके सामने निर्जीव है, लाइफलेस है, लेकिन उसको आप कैसे संबोधन दे रहे हैं? जैसे किसी जीवित व्यक्ति को, आदमी को, औरत को, लड़के को, लड़की को ना, वैसे में। अब एग्जांपल देखना, जैसे यहां पर है, ओ डेथ स्टॉप व्हाइल। मौत थोड़ा रुक जा, ओ मौत थोड़ा रुक जा। अब हमारी मौत को एड्रेस किया गया है एज ए लिविंग थिंग। अब मौत क्या इंसान है? आपकी बात को सुनेगी? नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर कवि ने, पोएट ने मौत को कैसे एक्सप्रेस किया है? एज ए लिविंग थिंग। मानो वो मेरी बात सुन रही होगी, मौत जैसे कि मेरी बात सुन रही होगी, इसलिए यहां पर क्या बोलेंगे? भाई देखो यहां पर एपस्ट्रॉफी है, ठीक है। अब देखना अगला, पांचवा है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सीढ़ी, या तो सीढ़ी, लेडर। सीढ़ी का काम क्या होता है? सीढ़ी का काम क्या होता है? क्लाइम अप, चढ़ना, नीचे से ऊपर। अब आप ऐसा मत बोलना उतरना भी होता है, लेकिन सीढ़ी का जो शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा क्या लिया जाता है?
चढ़ने के अर्थ में है, नहीं जो तरक्की की सीढ़ी पे आ गया वह यह उसके तरक्की की विकास की सीढ़ी थी। इसका मतलब नहीं कि वो विकास से पतन की तरफ आ गया। जब भी मैं सीढ़ी की बात करूंगा आप सीढ़ी की बात बोलेंगे, विकास की सीढ़ी हो गई, तरक्की की सीढ़ी हो गई, मतलब वह अपने निम्न लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा। तो लेडर, तो क्लाइमेक्स का मतलब होता है लेडर। इसका मतलब जहां पर शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में रखा जाए, छोटे से बड़े क्रम में, बराबर चढ़ते हुए क्रम में, अरेंजिंग ऑर्डर, ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर, इसको अरेंज किया गया है, कैसे किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, नीचे से ऊपर क्रम में, ऐसी को आप बोलेंगे क्लाइमेक्स। क्या लिखेंगे, द वर्ड्स आर पुट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर, शब्दों को यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। एग्जाम्पल देकर समझ जाओगे, ये देखो, ही वॉज अब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड, उसको पहले अब्यूज किया गया, फिर पीटा गया, फिर मार डाला गया। ये तीनों एक प्रकार के पनिशमेंट है, दंड है किसी के लिए। अब दंड कैसा है, सबसे छोटा अब्यूज में थोड़ा सा अब शब्द बोल करके, डांट करके, उससे कुछ गालियां वगैरह बक करके छोड़ दिया जाता तो कम दंड होता, लेकिन उसे डांटा भी गया, फिर उसे पीटा भी गया, उसे पिटाई भी की गई, और पिटाई करने के बाद क्या हुआ, मार डाला गया, मार दिया लोगों ने जान से उसको। तो यहां पर जो पनिशमेंट का ऑर्डर है, क्रम है, वो कैसे है, छोटे से बड़े की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। क्या लिखेंगे, द वर्ड्स आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए असेंडिंग ऑर्डर, इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहां पर क्या हो गया, क्लाइमेक्स हो गया आपका, ये क्लाइमेक्स। अब जब क्लाइमेक्स आपका हो गया तो एंटी क्लाइमेक्स तो आप समझ ही गए होंगे, द वर्ड्स आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जहां पर शब्दों को उल्टे क्रम में दिया जाए, बड़े से छोटे क्रम में, ऊपर से नीचे क्रम में दिया जाए, वहां पर क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब एंटी क्लाइमेक्स। अब देखा, आई सॉ द सन, द मून एंड अर्थ, मैं देखा, किसको देखा, सूरज को, चंद्रमा को और धरती को, सूरज, चंद्रमा, धरती, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता चला, इन शब्दों को, सबसे बड़ा सूरज, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर धरती, आपको उतरते हुए क्रम में दिया गया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। अब ये आपके हो गए 6 फिगर स्पीच। अगले पेज पर हम देखते हैं और कौन कौन से हैं, आपको बताते हैं। आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, आप देखते हैं सेकंड पेज में क्या क्या है। सेकंड पेज में सबसे पहले देखिए नंबर 7 पर आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ये क्या है, एक प्रकार का अपोजिट वर्ड होता है, और ये अपोजिट वर्ड जो है एक ही लाइन के, एक ही पंक्ति के 2 पार्ट में होते हैं, 2 पार्ट में होते हैं। पहला स्टार्टिंग पार्ट में होगा, दूसरा लास्ट में होगा। एग्जाम्पल देखना समझ जाएंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये देखिए स्टैंड, अगर हम लोग यूनाइटेड हैं, एकीकृत हैं, तो हम लोग खड़े हो सकते हैं, सामना कर सकते हैं, बट डिवाइडेड वी फॉल। अब स्टैंड का अपोजिट फॉल है, यूनाइटेड का अपोजिट डिवाइडेड है। ये दोनों देखो, ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, 2 क्लॉज हैं, 2 हिस्से हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो वर्ड है उसका अपोजिट आप नेक्स्ट पार्ट में पाते हैं, यूनाइटेड, डिवाइडेड, स्टैंड, फॉल। ऐसी वर्ड जब भी आपको मिलेंगे तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगा एंटीथेसिस। याद रखना, कैसे लिखेंगे, द अपोजिट वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंस, the opposite words are given in a sentence, so this is the antithesis, इसलिए यह एंटीथेसिस है। अब सेकंड देखना, ऑक्सीमोरन। जो एंटीथेसिस है वही ऑक्सीमोरन भी है, इसमें भी आप अपोजिट वर्ड पाएंगे और इसमें भी पाएंगे। फिर अंतर क्या है इसमें, अंतर सिर्फ एक बात का है, यहां पर जो वर्ड आपने देखा था वो 2 पार्ट के 2 सिरों पे देखा था। एक वर्ड अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, नेक्स्ट वाला अगले पार्ट में देखा था, बराबर है। लेकिन इसमें क्या होता है ऑक्सीमोरन में, ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच
इन विच अपोजिट वर्ड्स आर गिवन टुगेदर, गिवन साइड बाय साइड। यहां पर अपोजिट वर्ड्स को एक दूसरे के बगल में रखा जाएगा, ऐसे को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। एग्जांपल देखना, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, बिटर कड़वा होता है, स्वीट मीठा होता है। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, फिर भी इनको साथ साथ रखा गया है, इसलिए आप यहां पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन। ध्यान रखना, ऑक्सीमोरन और एंटिथेसिस में अंतर क्या होता है, समानता क्या होती है। समानता ये होती है कि दोनों में ही अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड आएंगे, लेकिन अंतर क्या होता है, एंटिथेसिस में दोनों अपोजिट मीनिंग जो वर्ड थे वो अलग अलग सेपरेटली रखे जाएंगे, जबकि ऑक्सीमोरन में अपोजिट मीनिंग वाले जो शब्द हैं उनको साइड बाय साइड में रखा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सेनेक्डोकी। अब ये क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब होता पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल माने बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं बताऊं कहूं और वो एक्सप्रेस करे बड़े को। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, द वॉल्स वेयर ब्रोकन, वॉल्स वेयर ब्रोकन, दीवारें तोड़ दी गई। जब दीवारें तोड़ दी गई, दीवारें किसकी हैं, रोम की है, दीवारें रोम की हैं। यहां हम रोम ना बोल करके दीवारें बोल रहा हूं, तो ये दीवारें किसको शो कर रही हैं, पूरे रोम को। अब एग्जाम्पल देखना, यू कांट अर्न योर ब्रेड, अब तुम अपने ब्रेड अर्न नहीं कर सकते। अब यहां ब्रेड का मतलब होता है आजीविका, रोजी रोटी। ब्रेड का मतलब सिर्फ एक रोटी से नहीं है, ब्रेड का मतलब होता है पूरी आजीविका, रोजी रोटी। अब तुम अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। अब रोजी रोटी में पूरे अपना संसार आ जाता है, अपनी दुनिया आ जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें हैं। अब पूरी लाइफ की चीजों को हम सिर्फ ब्रेड में यहां पर दिखा रहे हैं, इसलिए यहां पर होगा सेनेक्डोकी। द पार्ट, द पार्ट ब्रैकेट में ब्रेड ऑफ होल, होल क्या है, लाइफ, माने पूरी लाइफ का माने पूरी लाइफ को हम एक पार्ट से शो कर रहे हैं। अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, लिवलीहुड नहीं कमा सकते, उसको हमने किसमें व्यक्त किया है, ब्रेड में किया है। यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेनेक्डोकी। अच्छा, मैंने कहा माई आईज फॉल ऑन द इंसिडेंट, मेरी आंखें, मेरी आंखों ने देखा। अब मेरी आंखों ने देखा, आंखों मतलब मैंने देखा, आंखें किसका पार्ट है, मेरी पार्ट है। तो आइस जब मैंने शो किया, वहां पर बताया, एक्सप्रेस किया, तो आइस का मतलब क्या, मैंने देखा। ऐसे में आप बोलेंगे सेनेक्डोकी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखो, आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास, जहां पर अभी ज्यादा करके इसका उपयोग बहुत लोग करते हैं किसी का व्यंग करने के लिए, ताने मारने के लिए। माने वो कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं उसको उस शब्द में न कह करके उसके अपोजिट शब्द में बोलेंगे। बात समझ आई, कहना चाहते हैं जो, उसको डायरेक्टली उसी शब्द में न बोल करके अपोजिट में बोलेंगे। अब एग्जांपल देखना, अरे दे वेर ऑनरेबल, मानो कि लोग बड़े सम्मानीय थे। मतलब वो कहना चाहता वो लोग ऑनरेबल नहीं थे, वो ऑनरेबल नहीं थे। क्या बोल रहा है, मानो कि लोग बड़े ही ऑनरेबल थे, मतलब क्या कहा जाता है, वो लोग ऑनरेबल नहीं थे। तो उसको डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ऑनरेबल नहीं थे, हम क्या बोलते हैं उसको, डिसऑनरेबल नहीं थे, इसका हम क्या बोल दिए, ऑनरेबल बोल दिए। अब कभी कभी किसी को बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, ओ सेठ, सेठ में किसको बोला, फटे हुए कपड़े हैं, फटे हुए पाजामे हैं, पैर में जूता नहीं, आप उनको सेठ बोल रहे हैं, भिखारी नहीं बोल रहे हैं उसको, आप सेठ बोल रहे हैं। ठीक है ना, आप बोलते हैं अरे बुद्धिमान प्राणी कम हियर, ओ वाइस पर्सन कम हियर। अब वाइस बोल रहे हैं, बुद्धिमान किसको बोलो, व्यंग्यात्मक लहजे में जब बोलते हैं आप किसी को, अपोजिट माने जो एक्चुअली जो डायरेक्टली डायरेक्ट वर्ड यहां पर हम नहीं यूज करते हैं, हम अपोजिट यूज करते हैं, लेकिन हमारी मंशा क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है, उसके अपोजिट होती है। ऐसे में बोलते हैं आयरनी। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये देखना, ट्रांसफर्ड तो जानते हैं जो ट्रांसफर किया गया हो, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड।
जहां पर किसी और का डिस्क्राइबिंग वर्ड, कहीं और का एडजेक्टिव कहीं और लगा दिया जाए। एग्जाम्पल आप लोग सुनते होंगे, शी sang वेरी स्वीट, शी sang वेरी स्वीट। अब उसने बहुत मीठा गाया, बड़ा मधुर गाया। मधुर और मीठा ये एडजेक्टिव है। किसके एडजेक्टिव हैं? एडिबल थिंग्स के, खाने वाली चीजों के। और हम कहां लगा रहे हैं? गाने पे लगा रहे हैं, बराबर है। मधुर का संबंध हमारे टंग से है, हम कहां लगा रहे हैं? कान के लिए लगा रहे हैं, हमारे कान को मीठा लग रहा है, ठीक है। अब ऐसे ये देखना, जैसे आई सॉ द बर्ड्स ऑन ब्लू रोड, मैंने पक्षियों को ब्लू रोड में देखा। अब ब्लू किसका एडजेक्टिव है? स्काई का। ब्लू स्काई किसके लिए यूज किया गया? रोड के लिए। तो यहां पर एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है, इसलिए यह ट्रांसफर्ड एपिथेट है। क्या बोलोगे? द एडजेक्टिव ऑफ स्काई इज ट्रांसफर्ड or is used for the road, so this is the transferred epithet. Next, hyperbole. अब हाइपरबोले क्या होता है? देखिए जरा स्पेलिंग में ये हाइपरबोले दिख रहा है, लेकिन इसका आप प्रोनाउंसिएशन हाइपरबोले बोलेंगे। हाइपरबोले ये क्या होता है? ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, जहां पर किसी वाक्य को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोले। क्या लिखेंगे यहां पर? द स्टेटमेंट इज ओवरस्टेटेड हियर, द स्टेटमेंट इज ओवरस्टेटेड हियर। यहां पर स्टेटमेंट को ओवरस्टेट किया गया है। एग्जांपल देखना समझ में आ जाएगा। आई कैन सी मिलियन इन ग्लैंस, एक ही निगाह में मैंने लाखों को देखा। हाउ इज पॉसिबल? एक ही बार में, एक नजर में, अब एक बार में लाखों लोगों को देखना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर कथन को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। माने यहां पर स्टेटमेंट को ओवरस्टेट किया गया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा हाइपरबोले। आप लिख कर क्या आएंगे? द स्टेटमेंट इज ओवरस्टेटेड हियर, द स्टेटमेंट इज ओवरस्टेटेड हियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म मतलब होता है जोर का झटका मगर धीरे से, जोर का झटका मगर धीरे से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी कठोर शब्द को, किसी अप्रिय शब्द को, किसी अनहोनी बात को आप माइल्डली पेश करते हैं, बड़ी सौम्यता से बोल देते हैं, अलग शब्दों में बोल देते हैं। इसको बोलते हैं क्या? यूफेमिज्म। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल इसका ये होता है, कोई मर जाता है तो अब डायरेक्टली डॉक्टर आकर उसके परिवार नहीं बोलता ही इज डेड, वो क्या बोलता है? सॉरी, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। अब नो मोर में ऐसा कोई गलत शब्द तो नहीं लगता है, कोई अप्रिय बात तो नहीं लगती है ना। नो मोर, ही इज नो मोर, सामने समझ जाता क्या हुआ है। यहां बोल देता है ही स्लेप्ट फॉर एवर, ही स्लेप्ट फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गया, मतलब मर गया। अब मरने को हम किससे बता रहे हैं? डेथ को किससे दिखा रहे हैं? स्लीपिंग से। जबकि स्लीपिंग एक प्लेजर देने वाला वर्ब है, एक सुखद अनुभूति दिलाने वाला वर्ड है। जब हम थके हारे आते हैं, सोने के बाद में नई ऊर्जा मिलती है, सोना अच्छी बात है, आराम देता है। लेकिन यहां पर मरने को क्या बोला जा रहा है? ही स्लेप्ट फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए वो सो गया। सोना वर्ड, डाइड यहां पर हमने यूज नहीं किया है, इसलिए यहां पर क्या कहा गया है? हार्श वर्ड, यस, हार्श वर्ड को माइल्डली एक्सप्रेस किया गया है, इसे बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच हार्श इंसिडेंट आर वर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड in a mild way or expressed mildly। अब आइए देखते हैं टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा, एक ही मीनिंग के लिए हम दो दो शब्द यूज करते हैं, माने मतलब एक ही है, एक ही सेंटेंस दो बार यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप अभी बोलते हैं तो मूर्ख बुद्धिहीन प्राणी, अरे मूर्ख बुद्धिहीन प्राणी, दो शब्द हैं। अब दोनों में क्या फर्क भाई? जो बुद्धिहीन है वो तो मूर्ख है, और जो मूर्ख है वो बुद्धिहीन है। तो अपने कथन को, अपने भावनाओं को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए हम एक ही मीनिंग के लिए दो या दो से शब्दों का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। टू और मोर वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम मीनिंग इज कॉल्ड टोटोलॉजी। एग्जाम्पल अभी देखिए, आप किसी को डांटते हैं, चल निकल जा यहां से, भग जा यहां से। अरे निकल जा भी मतलब भग जा, और भग जाने का मतलब निकल जा। जब दोनों का मतलब एक ही है तो आप दो क्यों बोल रहे हैं?
बस अपनी भावनाओं को अपने शब्दों पर ज्यादा जोर देने के लिए, टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देने समझ में आया। ही इज ब्लाइंड कैन नॉट सी, वो अंधा है देख नहीं सकता। अरे जब अंधा है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है? पक्की बात है, जब अंधा नहीं देख सकता है ना, अगर मैंने बोल दिया कि अंधा है तो अब क्या नहीं आता, देख सकता ये देख सकता। अरे जब अंधा मैंने बोला तो कैसे देखेगा? और देख नहीं सकता तो फिर अंधा बोलने की जरूरत है? भाई ये तो देख नहीं सकता, यह देख नहीं सकता, हम बोल दिए यह देख नहीं सकता, सामने वाला समझ जाए कि अंधा है। अब ऐसा नहीं कि बहरा है इसलिए नहीं देख सकता, वो गूंगा है इसलिए नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि अंधा है। तो एक ही बात को देखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जब दो या दो से अधिक शब्दों का यूज किया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। ठीक है, अब इस टोटोलॉजी के साथ में ही एक हमको और लेना होगा ताकि अधिक क्लियर हो जाए आपका, तब मैं अगले पेज में जाऊंगा, दिखाऊंगा क्या है वो। नंबर में डालता हूं, नंबर है 15, उसको हम बोलते हैं पन। ये देखो, अब पन क्या होता है? पन टोटोलॉजी का अपोजिट है। टोटोलॉजी में क्या था? एक ही मीनिंग के लिए दो या दो से अधिक शब्द यूज किए गए, लेकिन पन में क्या होता है? एक ही नहीं, दो या दो से अधिक मीनिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और वह वर्ड दोनों मीनिंग में फिट बैठता है। एग्जाम्पल देखो, आई गॉट रेस्ट इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस। अभी देखना रेस्ट देखना, रेस्ट का मतलब क्या होता है? मुझे मेरे ऑफिस में जाके रेस्ट मिला, तो रेस्ट मतलब आराम, बराबर है। मैंने पूरा बाहर जब तक घर में था, टेंशन थी, झगड़ा था, आराम कब मिलता उसको? जब ऑफिस में जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुम हो गई हैं, कुछ पार्ट अपने घर में पा जाता है, बाकी का नहीं पाता है, जो बाकी वाला हिस्सा था वो जाके ऑफिस मिलता है। तो रेस्ट माने रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट मीन्स रिमेनिंग पार्ट भी होता है, बाकी का हिस्सा मुझे ऑफिस मिला। माने कुछ चीजें मैं घर पे पा गया, बाकी का मैं ऑफिस में पाया। तो यहाँ पर रेस्ट जो है दो दो मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? पर। क्या लिखोगे? सिंगल वर्ड ब्रैकेट में रेस्ट, सिंगल वर्ड रेस्ट इज यूज्ड फॉर डबल मीनिंग। फर्स्ट वन फॉर पीस एंड सेकंड वन फॉर रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15th नंबर का। अब आइए जरा देखते हैं 16th में आप क्या पढ़ेंगे, वो हम देखते हैं क्लियर। ये देखो 16th है इन्वर्जन। अब ये क्या होता है? इन्वर्जन एक प्रकार का ऐसा फिगर किस है, एक्चुअली इन्वर्जन एक मिस्टेक है, एक गलती है। लेकिन जानते हैं कि गलती, अगर कोई गलत काम होता है अगर बड़े लोग करते हैं तो गलती नहीं बल्कि महानता मान ली जाती है, और छोटे लोग करते हैं उस गलती को गलती मान ली जाती है। जैसे एक 7th में आपने पोएम पढ़ी होगी, एक बच्चा अपने पेरेंट्स बोलता है, क्या बोलता है? पापा जब आपके हाथ से ग्लास छूट जाता है तो आप बोलते हैं स्लिप हो गया, और जब मेरे हाथ से छूट जाता है आप बोलते हैं यू आर केयरलेस। ग्लास छूटना एक घटना है, कभी बच्चों से होती है, कभी बड़ों से होती है। बड़ों से जब होती है तो वह एक स्लिप होता है बाई चांस, अब बच्चों से छूटती है बच्चे केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है, या कहीं जाते 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 बच्चे ने चिल्लाया जोर से, पेरेंट्स डांटते हैं, क्या डांटते हैं? यू आर इम्पोलाइट, तुम असभ्य हो, अशिष्ट हो, तुम्हारे पास आचरण नहीं है। लेकिन जब बड़े चिल्लाते हैं, रीजन देते हैं, गुस्सा आ गई चिल्ला दिया। छोटे बच्चे पूछे पापा आप क्यों चिल्ला रहे थे? बेटा गुस्सा आ गई थी। अब चिल्लाने का क्रिया एक ही है लेकिन की गई है अलग अलग लोगों के द्वारा, इसलिए अलग मीनिंग निकाल देते हैं। ऐसे ही जब ये गलतियां कुछ होती हैं बड़े महान लोगों द्वारा तो आप फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है, और जब मेरे द्वारा होगी, आपके द्वारा होगी तो गलती हो जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूं, ये जो हिंदी का वाक्य होता है, हिंदी का उसका जो ऑर्डर होता, क्रम होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ये देखना, माने पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे रमन पत्र लिखेगा, रमन सब्जेक्ट,
पथ ऑब्जेक्ट लिखेगा वर्ब, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रमन विल राइट अ लेटर, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोज ऑर्डर। क्या बोलते हैं, प्रोज ऑर्डर, शब्दों का क्रम, तारतम्य, बराबर है, कॉन्फ़िगरेशन। ये करेक्ट है हिंदी के लिए, यहां पर है, इंग्लिश के लिए अलग है। लेकिन कभी कभी जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, अपनी कविता की रिथम को मिलाने के लिए, राइम्स को मिलाने के लिए इन शब्दों में हेर फेर कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। तो जब अदला बदली करेंगे तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे यू आर रॉन्ग, आपने गलत कर दिया, आप बोलते वाह क्या फिगर ऑफ स्पीच है। उनके द्वारा की गई गलती भी बन जाती है, फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। वो बता रहा हूं कैसे, एग्जाम्पल देखना। ये देखो, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये करेक्ट प्रोज ऑर्डर है, सही है, कोई भी लिखे सही माना जाएगा ना। अ मैन, आई सॉ इन रूम। अब ध्यान देना, ए मैन आई सॉ इन रूम, ये पोएम में चलेगा, बाकी में नहीं। यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, ठीक है ना। आई सॉ अ मैन इन रूम, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यहां पर उल्टा हो गया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। आप लिखेंगे कैसे, सिंपल है, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। क्या लिखेंगे, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, शब्दों को यहां पर सही क्रम में नहीं लिखा गया है। बात समझ में आई ना, तो ये आपको हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको फिर करेक्ट करके भी लिखेंगे। ध्यान देना, एग्जाम में आने के बाद में नेम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको करेक्ट भी करेंगे। जो आपने करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑर्डर है शब्द का, वो सही कर देंगे, तो आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, आप उसे बताऊं समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 70 इंटरोगेशन। बस सिंपल है, जहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मार्क मिल जाए, जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, वहां पर बोल देना इंटरोगेशन है। सिंपल बात आप बोल देंगे, क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन ये मतलब क्या होता है, जहां पर एक्सक्लेम्ड किया गया हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो, ठीक, वाओ हाउ नाइस बॉय यू आर, तो एक्सक्लेमेटरी साइन वहां पर दिया गया है, क्या लिखोगे, एक्सक्लेमेशन। द वर्ड इज एक्सक्लेम्ड हियर, द सेंटेंस इज एक्सक्लेम्ड हियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है 18 फिगर ऑफ स्पीच। इतना पढ़ने के बाद में आपका एक भी ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा और आप एग्जाम में नहीं मिलेगा, सारे के सारे एग्जाम में मिलेंगे। हाँ, एक्चुअली इनकी संख्या जो है नियर अबाउट 50 है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतने प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप इसमें अपना काम कर लेंगे और 100% कर लेंगे, इतना हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है, कहीं पर प्रॉब्लम होती है किसी भी पार्ट में, किसी भी नाम में, 18 में से, आप फ्रेंकली अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, आपके कमेंट बॉक्स में ही मैं रिप्लाई में आपको आंसर दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेंगे, और देखते समय ध्यान रखना, जब आप ये पढ़ रहे हो तो अपनी टेक्स्ट बुक बगल में रखिए, टेक्स्ट बुक बगल में रखिए। तो एक फिगर आप स्पीच पढ़ने के बाद में पहली पोएम आप देखिए, उस पोएम में कितनी बार वो फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है, ज्यादा नहीं, 4-5 हंड्रेड मिलेंगे ज्यादा आपको। इस प्रकार से पूरे आप कंफर्म करके तैयार हो सकते हैं, एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि अब ये 2 नंबर का कंपलसरी आ जाता है। एक तो आता है फिगर ऑफ स्पीच एप्रिसिएशन, जब आप एक एप्रिसिएशन लिखेंगे 1 नंबर उसमें हो जाता है, और एक 1 मार्क्स के लिए हो जाता है जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है। आपके यहाँ पोएम के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आए कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, और एक क्वेश्चन आएगा एप्रिसिएशन जहां आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है। उस दोनों में ये आ सकते हैं, इसलिए आप कंफर्म करें इसको, अच्छे नंबर लें। इसी साथ में थैंक यू वेरी मच।